हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विसी इंस्टीट्यूट पर। और यहाँ पर हमारी थर्ड क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो सभी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी रहने वाली यह क्लास। और यह आपको पता ही है, 25 वर्षों का संग्रह आपके सामने मैं व्याख्या सहित रख रहा हूँ। और 2 क्लासों से मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण सभ्यता व उनसे संबंधित सभी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान पुरातात्विक स्रोत यानी शिलालेख एवं सिक्के। ये 2 टॉपिक इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं दोस्तों। तो राजस्थान इतिहास का जो ये तीसरी क्लास है और 20 क्लास के अंदर इस पूरे इतिहास को है जो 25 वर्षों में 1000% में इस सीरीज़ के माध्यम से कराने वाला हूँ। और जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर पक्का है वो इस सीरीज़ से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं तो आपने देखा होगा कि आरपीएससी है वो कैसे प्रश्नों को रिवाइज करवाती है दोस्तों। तो ये आपके लिए यह सीरीज़ महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो क्लास है वो। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सफलता अगर पानी है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम कैसे करना पड़ेगा? अनुशासन में रहकर करना पड़ेगा। और अपनी इच्छा शक्ति है वो, दृढ़ इच्छा शक्ति है वो रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो ये हमारा आज का ये मोटिवेशनल कोड है। तो आपको याद रखना, यह सीरीज़ रामबाण सीरीज़ से कम नहीं है दोस्तों, वेरी मोस्ट सीरीज़ है। और रोज़ शाम 7 बजे यह आप है वो हमसे जुड़कर ये इस क्लास का है वो आप आनंद उठा सकते हैं। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को नस्तनाबूद करने वाली क्लास है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, पुरातात्विक स्रोत। क्या है दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो भागवत संप्रदाय के प्रचार या उसकी प्रभाव की पुष्टि करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा घोसुंडी शिलालेख। कौन सा हो जाएगा? घोसुंडी शिलालेख है वो ये जानकारी देता है भागवत संप्रदाय का। ठीक है, उसके प्रचार प्रसार की जानकारी हमें देता है दोस्तों। तो ये आप है वो याद रख सकते हैं। और यह दूसरी शताब्दी का है वो, सदी का ये क्या है दोस्तों? दूसरी सदी का है ये अभिलेख हैं। तो ये भी आप है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अभिलेख किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिलेख किसे कहते हैं तो अभिलेख है वो आप ये याद रखना कि कठोर सतह पर किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख है वो क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और इन अभिलेख के अंदर क्या आता है दोस्तों? शिलालेख आते हैं। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? अगर पूछा जाए कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं तो अभिलेख मैंने बता दिया, कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख है वो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शिलालेख, जो आपको याद रखना है। क्या होता है? शिलालेख होता है। दूसरा क्या होता है? स्तंभ लेख होता है। क्या होता है? स्तंभ लेख होता है। और तीसरा क्या होता है? मुद्रा लेख। क्या होता है दोस्तों? मुद्रा लेख। और एक आप याद रखना दोस्तों, और एक है ताम्र लेख। तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अभिलेख। अभिलेख का भाग क्या होता है दोस्तों? शिलालेख होता है। तो राजस्थान के अंदर जो जितने भी शिलालेख, क्या होता है दोस्तों? शिलालेख राजस्थान के अंदर जितने भी पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे? शिलालेख पाए जाएंगे दोस्तों। क्या पाए जाएंगे? शिलालेख। अब ये शिलालेख किसे कहते हैं? तो शिलालेख है वो शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ रखें हाथ में। उसको जो मेन फैक्ट मैं बोल रहा हूँ आराम से उसको आप वो नोट करते जाइए। एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला जो मैं ये वो पॉइंट करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शिलालेख को मैंने बता दिया, अभिलेख का बता दिया। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या पाया गया है? शिलालेख पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक दे रखा है बुचकुल्ला अभिलेख।
ये कहाँ पर है दोस्तों? तो पंचकला अभिलेख है, ये हमारे जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर है। ये आप याद रखना प्रतिहार शासकों से संबंधित है, ठीक है। और घटियाल शिलालेख भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है दोस्तों, ये भी प्रतिहार शासकों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, चलो यहाँ पर देख लीजिए, घोसुंडी शिलालेख जो द्वितीय शताब्दी का है, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। घोसुंडी एक गांव है, वो जो चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। इस लेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, और लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है दोस्तों। इस लेख का महत्व क्या है कि दूसरी शताब्दी में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन से है। तो ये आप याद रखना, भागवत धर्म का प्रसार और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन से संबंधित ये हैं। घोसुंडी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वहाँ से ये हमें प्राप्त होता है, दूसरी शताब्दी का लेख है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। ईओ एग्जाम 2007 में आया हुआ है पोथीखाना। तो पोथीखाना है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो ये आप है वो याद रखना। जैसे देखिए, पोथीखाना जयपुर महाराज का निजी पुस्तकालय है। चित्रकला संग्रहालय, यहाँ पर संस्कृत, फारसी तथा अन्य भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों की मूल प्रजातियाँ सुरक्षित हैं। तो ये आप याद रखना, पोथीखाना कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। और यह जयपुर महाराजा का निजी पुस्तकालय है दोस्तों, एवं चित्रकला संग्रहालय भी है। अगर पूछा जाए कि जयपुर का चित्रकला संग्रहालय कौन सा है, तो पोथीखाना। जयपुर महाराजा का निजी पुस्तकालय कौन सा है? पोथीखाना। यहाँ पर संस्कृत, फारसी व अन्य भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों की मूल प्रतियाँ कहाँ पर है? ये पोथीखाना में सुरक्षित रखी गई है दोस्तों। तो ये बात आप याद रखना। अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा रहा हूँ इसके ऊपर। क्या लगा रहा हूँ दोस्तों? इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन फिर से आ सकता है। तो कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति RS 1999 के अंदर, यानी कि 1999 के अंदर आया हुआ है। अब पहली बात तो कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति वो है वो कब लिखी गई? तो 1460 में लिखी गई दोस्तों। ये पहली बात तो आप ये याद रखना, ठीक है। फिर दूसरी बात इसके बारे में ये याद रखना कि कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है वो विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, कौन सी मंजिल? 9वीं, यानी अंतिम मंजिल के ऊपर यह उत्कीर्ण है दोस्तों, ठीक है। तीसरी बात इसकी ये याद रखना आपको, तीसरी बात ये रखना है कि इसके जो लेखक हैं वो कौन थे? अत्रि कवि थे। कौन थे? अत्रि कवि थे। अब आपको पता है कि 1460 में जब ये लिखी गई तो उस समय यह कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है वो मेवाड़ के शासकों के बारे में जानकारी देती है। तो 1460 में कौन था? तो आपको पता है कि 1433 से लेकर 1468 तक है वो राणा कुंभा का शासन था। तो यह किस शासक के समय लिखी गई? तो यह उत्कीर्ण है वो राणा कुंभा के समय लिखी गई। अब राणा कुंभा किस समय लिखी गई है? तो राणा कुंभा के बारे में जानकारी देती है। तो यह राणा कुंभा की दोस्तों याद रखना उपाधियों, राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में और उनकी संगीत ग्रंथ के बारे में जानकारी देती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संगीत ग्रंथ के बारे में जानकारी देती है। ये दो बात आप याद रखना कि राणा यानी महाराणा कुंभा की उपाधियों और संगीत ग्रंथ के बारे में कौन सा अभिलेख है, प्रशस्ति है, वो जानकारी देती है। तो कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति है जो रचयिता है उसके अत्रि कवि है, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। और आप इसका विस्तार देख लीजिए। तो देखिए, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति जो 1460 में लिखी गई थी, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों का सामूहिक नाम है। इसमें जो 3 से 8 तक श्लोक है उसमें बप्पा का वर्णन और फिर हमीर का वर्णन किया गया है। प्रशस्तिकार कौन थे? कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र महेश ने इनको पूरा किया था। ये बात भी आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। RAS प्री 2009 के अंदर आया हुआ है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो अभी अभी मैंने बताया है, तो कौन सा डालता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 के अंदर लिखा गया है दोस्तों, और यह 1460 में लिखा गया है। चलो एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, कौन सा, ये क्वेश्चन करवाया है, इसके अंदर जो अलग 3 ऑप्शन और है, तो सोमदेव है वो किसके रचयिता हैं, ललित विग्रहराज के, और जेता है दोस्तों ये किस के जो रचयिता है, ये आपने राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर वाली का नाम सुना होगा, बीकानेर की राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है, जेता हैं। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है, आप अगर पूछा जाए तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की, तो वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। अब बात करें तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के मैंने बता दिया कि अत्रि कवि इसके लेखक थे, और महेश ने इनके जो पुत्र थे महेश भट्ट, उन्होंने इनको पूरा किया था दोस्तों। ये बात आप याद रखना, ठीक है। उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करें तो सर उपाधियाँ कौन सी थी, तो जैसे दान गुरु, राजगुरु, शैलगुरु, हाल गुरु, रायथान यानी कि रावणो रासो, हिंदू सुल्तान, ये जो उपाधियाँ थी राणा कुंभा की, वे किस में मिलती है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलती है दोस्तों। ये बात आप याद रखना। अब मैं बात करता हूँ कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी कब लिखी गई थी, 1460 में लिखी गई थी। अब यहाँ से पूछा जाएगा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार है, वो इसके जो रचयिता थे वो कौन थे दोस्तों, महेश थे। कौन थे, महेश भट्ट। कौन थे दोस्तों, महेश थे, ठीक है। इसके अंदर ये भी 1460 में लिखी गई, तो उस समय भी कौन थे शासक, और ये भी मेवाड़ के बारे में जानकारी देता है। तो कुंभा के समय ये लिखी गई थी। लेकिन यह जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वो उपाधियों को और संगीत ग्रंथों के बारे में जानकारी देती है। तो वैसे ही कुंभलगढ़ प्रशस्ति है दोस्तों, ये महाराणा कुंभा की विजयों के बारे में उल्लेख करती है। किसके बारे में, विजय। अगर पूछा जाए कि महाराणा कुंभा के विजयों का उल्लेख है वो किस प्रशस्ति में मिलता है या शिलालेख में मिलता है, तो कुंभलगढ़ शिलालेख है उसके अंदर है वो महाराणा कुंभा के विजयों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति जिसको कब लिखा गया था, यह 1652 की प्रशस्ति है। यह भी उदयपुर से संबंधित है, यानी कि मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर मैं बात करूं तो यह जो जगत सिंह प्रथम के समय लिखी गई थी, जगत सिंह प्रथम के समय यह है उसकी रचना की गई थी दोस्तों। और इसके अंदर क्या बात है, इसकी जानकारी है वो राणा सांगा से लेकर, इसके अंदर राणा सांगा से लेकर जो बप्पा से लेकर राणा सांगा तक की जानकारी इसके अंदर मिलती है दोस्तों, ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध की भी जानकारी है वो जगन्नाथ राय प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है। और यह 1652 में जगत सिंह प्रथम के समय लिखी गई थी दोस्तों। अब अगली हमारी आती है राज प्रशस्ति। देखिए मेरा मकसद ये है कि आप है नोट करते चलिए और ध्यानपूर्वक अपने फ़ोन को लैंडस्केप कीजिए और एयरफोन से आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। अगर आपने पढ़ा है और पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, और नोट करते चलिए, ठीक है। मोस्ट मैं आपको बातें बता रहा हूँ और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यह सीरीज़ आपके लिए एक सिलेक्शन वाली सीरीज़ रहने वाली है। अपने माता पिता का सपना आप पूरा कर सकते हैं अगर यह सीरीज़ 20 क्लास आप कंटिन्यू देख लेंगे कोई भी एग्ज़ाम से पहले, तो ये वेरी मोस्ट सीरीज़ रहने वाली है। और इस
सीरीज़ का मेरा लक्ष्य यही है कि आप है वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यह सीरीज़ मैंने चाहिए दोस्तों, और सिलेक्शन दिलवाने के लिए चलाई है। तो ज़रूर इस सीरीज़ का पूरा आप लाभ उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मैं बात करता हूँ राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति है वो 1676 में लिखी गई थी, ठीक है, 1676 में। अब यह भी किससे संबंधित है, यह भी मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे, कौन थे दोस्तों, राज सिंह, जिनका जो समय था वो कितना था, तो 1652 से लेकर ये 80 तक है वो इनका कार्यकाल था दोस्तों। कितना था, 1652 से लेकर 80 तक इनका कार्यकाल था, ये बात आप याद रखना। इनके समय हुआ क्या कि अकाल क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण मजदूरी जो यहाँ के जो मेवाड़ के जो मजदूर थे उनको क्या नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था। तो काम को यानी कि उनको प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए, अकाल से राहत पहुंचाने के लिए राजसमंद नामक विशाल झील का निर्माण किसने करवाया, राज सिंह ने करवाया। तो राज सिंह ने क्या करवाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, अकाल राहत के लिए राजसमंद झील का निर्माण, ठीक है। अब इसी झील के पाल पर 25 पाषाण क्या है दोस्तों, 25 पाषाण हैं वो पट्टिकाएँ हैं, ठीक है, पट्टिकाएँ हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि राज प्रशस्ति के लेखक कौन हैं, तो राज प्रशस्ति के लेखक हैं वो रणछोड़ भट्ट हैं। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखना, रणछोड़ भट्ट, ठीक है, ये इसके लेखक हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये 25 शिलाओं के अंदर लिखा गया है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। तो अगर पूछा जाए भारत की और विश्व की और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो राज प्रशस्ति है, जो राज सिंह के समय 1676 में लिखी गई थी दोस्तों। तो आई होप आपको ये चारों ऑप्शन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और महाराणा कुंभा के लेखन पर जो प्रकाश डालता है यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, यह बात आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेख में राणा कुंभा की उपलब्धियों और उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन मिलता है, किसमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। तो इनकी जो रचना थी कुंभा की वो कौन सी थी, चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज, ये तो उनकी प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख है। और इनकी उपाधियों की बात करें तो महाराजाधिराज, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, रायरायन और राणोरासो, छापगुरु, दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु जैसी उपाधियों का भी वर्णन है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन डाउट वाला क्वेश्चन डाउट वाला कैसे है वो देखिए। स्वाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी, तो स्वाई राम सिंह ने, और ये SI 1998 में आया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने जो स्कूल ऑफ आर्ट्स है उसकी स्थापना है वो 1800 कब की थी, 1856 व 57 में की थी, 57 या 58 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ये ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या माने, तो किसी ने ये आंसर कर दिया, लेकिन यह क्वेश्चन SI के अंदर है दोस्तों, यह क्या रहा था, पेंडिंग में रहा था दोस्तों। तो ये देखिए स्टार लगा हुआ, इसलिए मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि क्या पूछा गया है और क्या डेट है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात है वो आप याद रखा करो। ये लीजिए, आप इसका देख लीजिए विस्तार से। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स क्या है दोस्तों, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट मदरसा हुनरी नाम से स्वाई राम सिंह द्वारा 57-58 में स्थापित संस्थान, जिसका नाम वर्तमान में है वो 1886 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया गया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। और पहले क्या नाम था इसका, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो विधा इसके अंदर क्या सिस्टम है, यह संस्थान विभिन्न मूर्तिकला, चित्रकला
को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, चित्रकारों को क्या करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3rd ग्रेड टीचर के अंदर आया हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रमी संवत, शाक्य एवं ईस्वी सन दिया हुआ है। यदि विक्रमी संवत 2063 हो तो शाक्य क्या होगा। तो आपको पता है विक्रमी संवत है वो कितने 78 वर्ष यानी कि 78 में स्टार्ट होता है, जबकि शक संवत है वो 57 में। ठीक है, 57 ईसा पूर्व है। तो मैं बात करूं ईस्वी, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 135 वर्ष। और ये कितना दे रखा है 263। तो 263 में से 135 वर्ष माइनस कर देंगे। किनको जोड़ा है हमने, इनको माइनस करना। आप समझना 2063 माइनस 78 और माइनस 57। तो क्या होगा 2063 माइनस 63 माइनस 135 इक्वल 1928 है वो इसका आंसर आएगा। और यह 2nd ग्रेड टीचर में पूछा गया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाएगा। जैसे देखिए, ये देखिए 2020 माइनस 78 माइनस 57 आंसर आता है 1928। विक्रमी संवत से 78 वर्ष बाद ईस्वी संवत का प्रारंभ हुआ और ईस्वी संवत से 57 वर्ष बाद शक संवत का प्रारंभ हुआ। तो इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया और ये आंसर आ गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप हैं तो आपको विक्रमी संवत, शक संवत अच्छे से याद होनी चाहिए। हिजरी संवत ये है वो याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी दिखाई दे और आप इसका जवाब देकर है वो कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए और लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड 2020 के अंदर। देखिए 2020 तक के मैंने कहा है कि 1995 से लेकर 2020 यानी कि 2020 तक है वो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों। 25 वर्ष हो गए तो ये 2020 का क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। राजस्थान, इनको सम्मिलित करना है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है, ये स्थापना वर्ष दे रखा है, इधर अकादमी दे रखा है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना है दोस्तों, आप याद रखना, इनकी जो स्थापना होती है वो 1958 में होती है। कब होती है, 1958 में होती है। फिर बात करूं तो राजस्थान उर्दू की स्थापना यानी उर्दू अकादमी की स्थापना कब होती है, तो राजस्थान उर्दू अकादमी की जो स्थापना है वो दोस्तों बात करें तो 1979 में। कब होती है, 1979 में होती है। और फिर मैं बात करूं तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना है वो कब होती है, 1969। और लास्ट में जो बच गया अरबी फ़ारसी शोध संस्थान की स्थापना है वो कब होती है, 1978। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप है वो देखकर बता सकते हैं कि नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। राजस्थान साहित्य अकादमी 1958, राजस्थान उर्दू अकादमी 1979, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 और अरबी फ़ारसी शोध संस्थान 1978। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इनको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ जयपुर में संपन्न होती है,
तो अधिकांश जो सांस्कृतिक गतिविधियां है वो जयपुर में किस केंद्र में संपन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों जवाहर कला केंद्र में होती है। कहाँ पर होती है? जवाहर कला केंद्र में। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो PSI एग्ज़ाम 2007 के अंदर आया हुआ है। तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जवाहर कला केंद्र पारंपरिक एवं विलुप्त होती जा रही कलाओं की खोज। तो इसका कार्य क्या है, क्या कार्य है जवाहर कला केंद्र का? तो ये इसके आप याद रखना, इसका जो कार्य है वो क्या है? पारंपरिक एवं विलुप्त होती जा रही कलाओं की खोज, संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए 1953 में स्थापित इस संस्थान की परिकल्पना व्याख्यात वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया ने तैयार की। तो ये आप याद रखना, यह कला केंद्र किसके लिए है? यह जो विलुप्त हो रही कला, तो उनकी कलाओं की खोज करता है, उन कलाओं का संरक्षण प्रदान करता है और संवर्धन के लिए इसकी स्थापना 1993 में होती है। और यह इसके जो वास्तुकार है वो चार्ल्स कोरिया हैं और यह जयपुर में स्थित है। इतनी बात आप याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जो मैंने अच्छे से आपको पहले जो क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से चारों ऑप्शनों को मैंने समझाया था। तो इसके जो रचयिता थे वो रणछोड़ भट्ट थे। कौन थे दोस्तों? रणछोड़ भट्ट थे। मैंने बताया था कि इनकी जो बात करें तो 1600 के अंदर है वो इसकी है वो रचना की गई थी। किसके समय में की गई थी? राज सिंह के समय में इसकी रचना की गई थी। और राज सिंह का कार्यकाल था वो आप याद रखना 1652 से लेकर 80 तक है वो इनका कार्यकाल था। क्यों की गई दोस्तों? तो अकाल समय में प्रजा को राहत प्रदान करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया? राजसमंद झील का निर्माण करवाया राज सिंह ने। और इसके ऊपर 25 पाषाण पट्टिकाओं पर यह प्रशस्ति उत्कीर्ण है दोस्तों। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये बात भी आप याद रखना। और इसके लेखक है वो कौन है? रणछोड़ भट्ट दास हैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग है दोस्तों, ठीक है। तो यह सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में आया हुआ है। तो मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में समझा दिया है। बढ़ते हैं आगे। आप वैसे भी यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। देखिए ये 9 चौकी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है। तो अप्रतिम खजाना स्थित वो कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकर के अंदर दोस्तों है वो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है सरस्वती पुस्तकालय, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। देखिए सरस्वती पुस्तकालय जिसमें अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, यह शेखावाटी अंचल के फतेहपुर जो तहसील है वो सीकर में है। मुख्यालय पर स्थित यहाँ लगभग 500 शताब्दी पूर्व का साहित्य उपलब्ध है। तो ये भी आप याद रखना दोस्तों, जो सेकेंड ग्रेड टीचर में आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये RPSC LDC एग्ज़ाम 2012 के अंदर पूछा गया है। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? तो देखिए अब यहाँ पर कोई तो मानता है कर्नल जेम्स टोड ने दिया, लेकिन सबसे पहले हम बात करें, विश्लेषण करें इसका, तो जॉर्ज थॉमस है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? जॉर्ज थॉमस, क्योंकि इन्होंने 1800 ईस्वी में दोस्तों ये बात कही थी कि राजस्थान को उन्होंने राजपूताना नाम दिया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दोस्तों एक कमांडर, अंग्रेजी कमांडर थे, जो दौलत राव सिंधिया
वहाँ के शासक थे। उनके समय ये क्या थे, अंग्रेजी कमांडर थे मध्य प्रदेश ग्वालियर में। और उन्होंने जब मध्य प्रदेश के राजस्थान पश्चिम में आता है और राजपूत उस समय राजपूतों का प्रभाव था, तो उन्होंने राजपूताना नाम दिया जॉर्ज टॉमस ने। लेकिन ये बात अगर बात करें तो लिखित प्रमाण इस बात का कब मिलता है, तो लिखित प्रमाण है वो दोस्तों 1805 में मिलता है। कब मिलता है, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक जो मिलिट्री मेमोइर्स के अंदर है वो जानकारी मिलती है 1805 के अंदर कि जॉर्ज टॉमस ने वो राजस्थान को राजपूताना कहा था। तो वैसे देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज टॉमस होगा। क्या होगा, जॉर्ज टॉमस होगा। और विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में 1805 में है वो राजपूताना नाम मिलता है। और इनकी पुस्तक का नाम है मिलिट्री ऑफ मेमोइर्स ईस्ट राजस्थान। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबे के नाम से जाना जाता है, और इनको साथ में क्या कहा जाता है, राजस्थान इतिहास के पिता या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात देखिए 1800 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस द्वारा राजपूताना नाम से उल्लेखित यह प्रदेश सदैव वीरता, शौर्य, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। हमारा राजस्थान एक गौरवान्वित प्रदेश है दोस्तों। अगर राजस्थान एक गौरवान्वित प्रदेश है, यहाँ के वीरों ने अपनी बलिदान से इस धरती माँ को सींचा है, और इसीलिए आज राजस्थान पूरे भारत में एक अपनी अलग ही ख्याति प्रसिद्ध रखता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा 1829 में दी। कालांतर में यह शब्द राजस्थान की पहचान बन गया। तो राजस्थान शब्द किसने दिया, 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने दिया दोस्तों। लेकिन राजपूताना नाम है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज़ों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो अंग्रेज़ों के समय राजस्थान को है वो राजपूताना के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, मारवाड़ क्या है, जोधपुर है। मेवाड़ क्या है, उदयपुर व उसका आसपास का क्षेत्र है। आमेर दोस्तों ये क्या थी, कछवाहा वंश के समय उनकी राजधानी थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आमेर के बाद में क्या बनती है, जयपुर बनती है राजधानी। तो जयपुर व उसका आसपास का क्षेत्र व आमेर। ठीक है, PSI एग्ज़ाम 2007 के अंदर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान हैं। तो अभी हमने पढ़ कर आए हैं। तो बात करें भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, यह जो पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं का संरक्षण करती है और खोज करती है और संवर्धन करने का कार्य है ये दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में करती है। और ये सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 के अंदर आया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, भारतीय लोक कला मंडल 1952 में स्थापित। यह संस्थान कब स्थापना की गई, 1952 में स्थापना की गई थी। और यह संस्थान लोक कला, प्रदर्शन योगी लोक कलाओं और पुतलियों के शोध, संरक्षण और प्रशिक्षण एवं लोक कलाओं का प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, तो भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में है, ये 1952 में स्थापित की गई। और यह क्या करती है, लोक कलाओं के लिए प्रशिक्षण देती है, उनका सर्वेक्षण करती है, शोध करती है और कलाओं को यह बढ़ावा देती है दोस्तों। तो यही राजस्थान की संस्कृति कला है वो सबसे अलग है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा पर्यटन है वो राजस्थान के अंदर यहाँ पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चहुमुखी विकास एवं यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को उजागर करने के लिए एक प्रकाशन उपलब्ध है। ए, प्रकाशन का नाम, और बी, इसकी आवृत्ति, और सी, प्रकाशक। और यह RPSC सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2006 के अंदर आया हुआ है। इसके अंदर क्या दे रखा है कि विकास एवं यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को उजागर करने के लिए यहाँ पर एक प्रकाशन उपलब्ध है। तो उस प्रकाशन का नाम क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है, और वह प्रकाशक कौन है। तो ये आपको मैं
ऑप्शन दिखा रहा हूँ जो आपके लिए वेरी मोस्ट रहने वाले। चलो मैं और इनको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये चारों ऑप्शन दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाशक का नाम क्या है? तो आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ, राजस्थान देवमासिक सूजस। राजस्थान देवमासिक सूजस ये प्रकाशक का नाम है दोस्तों। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय और राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? तो आपको यह पता चल गया होगा दोस्तों। तो इसकी आवृत्ति क्या है? राजस्थान, इसका नाम क्या है प्रकाशक का? राजस्थान देवमासिक सूजस। और आवृत्ति क्या है? राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय। और यह कौन प्रकाशक करता है? इसका प्रकाशक राजस्थान सरकार है, वो इसका प्रकाशन करती है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर, जो राजस्थान के प्रशासन, राजस्थान के विकास और राजस्थान की लोकला, संस्कृति तथा प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे कार्य की जानकारी प्रदेश और देश के बाहर रह रहे प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को प्रदान करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? सूचना और जनसंपर्क विभाग जो जयपुर में है, इसका कार्य यही है कि राजस्थान की जो लोकला, संस्कृति व क्षेत्र में हो रहे कार्य की जानकारी प्रदेश में देता है, प्रदेश से बाहर रह रहे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को प्रदान करता है। और विभाग द्वारा सूजस देवमासिक, किसके द्वारा? सूजस देवमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। और सूजस के कुछ वार्षिक संग्रह भी वार्षिकी, सूजस सांख्यिकी तथा क्या कहलाते हैं? ये सूजस संचय के नाम से प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, तो वार्षिक संग्रह भी किस नाम से किए जाते हैं? सूजस सांस्कृतिक तथा सूजस संचय के नाम से प्रकाशित किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। और यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट स्टार लगा रहा हूँ। इसके तहत मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और साथ में करवा दूंगा। देखिए, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से प्रचलित, मतलब रियासत में प्रचलित था? तो झाड़शाही सिक्का है वो कौन सी रियासत का था दोस्तों? तो यह जयपुर रियासत का था। किस रियासत का था? जयपुर रियासत का था। इस सिक्के के ऊपर दोस्तों 6 पत्ते की झाड़ी जैसी आकृति टहनी थी, तो इसलिए इसको झाड़शाही सिक्का कहा गया दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ तो कोटे का, जो कोटा रियासत थी उसका सिक्का कौन सा था? तो कोटा रियासत का सिक्का आप याद रखना मदन शाही। और साथ में क्या याद रखना? गुमान शाही। ठीक है दोस्तों, मदन शाही और गुमान शाही है वो कोटा रियासत के सिक्के थे। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में आप याद रखना वेरी मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मेवाड़ की हम शुरुआत से बात करें तो मेवाड़ में गद्या मुद्रा का प्रचलन था गुप्त काल में। उसके बाद में जब गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की तो इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया दोस्तों। किसका सिक्का चलाया? तांबे का सिक्का चलाया। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया मेवाड़ में? आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो बप्पा रावल ने है वो सोने का सिक्का सबसे पहले चलाया था, जो 115 ग्रेन का था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में कुंभा ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। उसके बाद में दोस्तों कुंभा ने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। फिर मुग़ल काल के समय यहाँ पर मुग़ल सिक्के भी चले। तो मुग़ल सिक्के भी कहाँ पर चले? मेवाड़ के अंदर चले। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पर दोस्तों स्वरूप सिंह ने, किसने दोस्तों? स्वरूप सिंह ने महाराजा स्वरूप सिंह ने है वो स्वरूप शाही सिक्के चलाए दोस्तों। ये भी आप याद रखना। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के तांबे के सिक्के किन नामों से जाने जाते थे? तो तांबे के जो सिक्के थे वो क्या कहलाते थे? ढींगला। क्या कहलाते थे दोस्तों? ढींगला। ये आप याद नोट कर लेना। ढींगला, भिलाड़ी। क्या था दोस्तों? ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया। किस नाम से? त्रिशूलिया नाम से। और भिडरिया और नाथ द्वारिया, ये सिक्के थे जो मेवाड़ से संबंधित थे और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
एक दो और मैं बता रहा हूँ। जैसे बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा रियासत के अंदर कौन से सिक्के चलते थे? सालिम सिंह के सिक्के चलते थे। बांसवाड़ा में किसके? सालिम सिंह के सिक्के, सालिम सिंह के सिक्के चलते थे दोस्तों। तो ये बात भी आप याद रखना। डूंगरपुर में भी सालिम सिंह के सिक्के चलते थे और शाहपुरा के अंदर है वो 11 सदिया सिक्के चलते थे। क्या चलते थे? 11 सदिया सिक्का है वो कहाँ पर चलते थे? शाहपुरा के अंदर चलते थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना दोस्तों। तो आपको सिक्के से संबंधित समझ में आ गया होगा। कोटा में गुमान शाही मदन शाही, जयपुर में झाड़ शाही, मेवाड़ में है वो आप मैंने समझा दिया। सबसे पहले गदिया मुद्रा थी गुप्त काल में, फिर तांबे की मुद्रा है वो गुहिल ने चलाई थी, सोने के सिक्के है वो बप्पा ने चलाए थे, कुंभा ने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए, मुगल सिक्के भी यहाँ पर प्रचलित हुए और स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए। और तांबे के सिक्के हैं वो मेवाड़ के क्या कहलाते थे? ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिडरिया और नाथद्वारिया। ये बात आप याद रखना। जोधपुर में विजय शाही सिक्के आप याद रखना दोस्तों। विजय शाही सिक्के कहाँ के थे? जोधपुर के थे। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? तो सामंती व्यवस्था के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। ये आप याद रखना दोस्तों, सामंती व्यवस्था के बारे में। और आर एस प्रीत 2010 के अंदर यह पूछा गया है। ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था? राजपुताना नाम दिया था दोस्तों। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम दिया था। और इन्हीं को घोड़े वाले बाबा और राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? कमेंट कर कर बताइए। फिर मैं बताता हूँ, आप कमेंट कर कर है वो जल्दी से बताइए कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का क्या नाम था। देखता हूँ मैं कौन पहले बताता है। चलो देखिए, इनका मैं विस्तार से बता ही देता हूँ। इंग्लैंड के निवासी थे कौन? कर्नल जेम्स टोड। 1800 ईस्वी में भारत आए थे। 1817 में वे कुछ रियासतें जैसे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर में आए। तो सबसे पहले पूछा जाए कि राजस्थान की किस रियासत में आए? तो उदयपुर रियासत में आए थे। ठीक है। 1817 में यहाँ पर राजस्थान में आए थे और भारत में 1800 ईस्वी में आ गए थे। अपने सेवाकाल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास विषय सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर उन्होंने एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है। टोड ने इस पुस्तक में जिसे दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया का नाम दिया था दोस्तों। ये बात भी आप है वो याद रखना। ठीक है। और हम बात करें तो इस ग्रंथ का प्रथम भाग है वो राजपुताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली एवं मेवाड़ का इतिहास है वो प्रथम। ये जो इस पुस्तक के दो भाग हैं, प्रथम भाग। ठीक है। तथा द्वितीय भाग जो 1832 में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। फिर मैं बात करूं तो प्रथम इन्हें राजपुताने के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ, प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंती व्यवस्था के बारे में भी लिखा। तो ये क्वेश्चन आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यही क्वेश्चन फिर आ गया, ये लीजिए। एनालिस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? जो पटवारी, अरे पटवारियों ध्यान दे लो, पटवारियों ध्यान दे लो। पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के ये क्या थे दोस्तों? पश्चिमी स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों। तो ये बात आप याद रखना। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मैं बात करूँ तो देखिए, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी कि इसको फ्यूडलिज्म व्यवस्था भी कहते थे लिखा था? तो किसने लिखा था जागीरदारी? तो ये भी कौन थे? हमारे कर्नल जेम्स टोड साहब थे। कौन थे? सेकंड ग्रेड हिंदी एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो कर्नल जेम्स टोड थे जो अंग्रेजी इतिहासकार थे दोस्तों। तो ये आप है वो याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, RS प्री 2010 के अंदर आया गया है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो कौन थे, तो वे थे हरविलास सारदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरविलास सारदा थे। ये आप बात याद रखना। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ हरविलास सारदा की। तो ये देखिए यानी कि बहुत है। अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनवाने वाले हरविलास सारदा का जन्म 8 जून 1867 को अजमेर में हुआ था। तो हरविलास सारदा का जन्म कहाँ पर हुआ था, अजमेर में हुआ था। कब हुआ था, 18 जून 1867 को हुआ था। किस पर निषेध किया उन्होंने, बाल विवाह कानून बनाने वाले ये थे दोस्तों। वे दयानंद सरस्वती के संपर्क में रहे तथा इतिहास पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें हिंदू सुपीरियरिटी 1906 का प्रकाशन किया। उन्होंने अजमेर में हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव महाराणा संगा, हमीर ऑफ रणथंबोर, ये पुस्तकें भाई साहब याद रखना, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो स्पीचेज एंड राइटिंग ऑफ हरविलास सारदा, वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड परोपकारिणी सभा, और महाराणा कुंभा, शंकराचार्य एंड दयानंद, लाइफ ऑफ विरजानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश आदि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जो अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आप याद रखना दोस्तों, ये हरविलास सारदा की प्रकाश यानी ग्रंथ है ये, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आप है वो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, और SI, अरे SI वालों थानेदार ध्यान दे लो, SI 2002 के अंदर आया हुआ है। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है। तो रूपायन संस्थान कहाँ पर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जोधपुर में है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जो राजस्थान की कला का संकलन कर रहा है, यानी कि कला को ये बढ़ावा देती है, उसका संरक्षण करती है, संवर्धन करती है रूपायन संस्थान। कौन सी, रूपायन संस्थान। तो यह SI 2002 के अंदर आया है। तो आप देख लीजिए ये रही। इसकी जो स्थापना की बात करें तो बोरूदा जोधपुर के अंदर है। यहाँ लोक कलाओं के संरक्षण हेतु स्थापित 1960 में रूपायन संस्था स्थित है। तो रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी बड़ौदा जोधपुर के अंदर, जो लोक कलाओं के लिए यह संरक्षण का कार्य करती है। ये बात आप याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर स्थित, इसी क्वेश्चन को देखिए, मेरा मकसद यही है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो अगर यह सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को है आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। तो जोधपुर स्थित रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है, वही क्वेश्चन घुमा कर आ गया और यहाँ पर दे दिया लोक संस्कृति का उन्नयन। लोक संस्कृति का उन्नयन, ग्राम सेवक, अबे ग्राम सेवक वालों आप भी ध्यान दे लो, आने वाली एग्ज़ाम ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है। तो लोक संस्कृति का उन्नयन है, वो बात करें तो रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य है। स्थापना 1960 में हुई है, ये बात आप याद रखना। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे। तो ये दोस्तों जापान की सहायता से, जो RS 1999 के अंदर पूछा गया है, जापान की सहायता से पोथीघर अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे दोस्तों। तो ये बात आप है वो अच्छे से याद रखना। ठीक है, देखिए जापान के द्वारा सहायता से ये खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पटवारियों ध्यान दे लो, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो मैं बात करता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है हमारा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। जो हमारा क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन ये था कि ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों का एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। तो अब मैं बात करता हूँ, ये देख लीजिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान, इसकी स्थापना 1955 में की गई। पूरा अभिलेखों को संग्रहित किए जाने की दृष्टि से
राष्ट्रीय अभिलेखागार की पद्धति पर ही इसको विकसित करने हेतु 1963 तक नॉन करंट रिकॉर्ड अंकित है दोस्तों। तो ये बात भी आप है वो याद। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? और यह पटवारी प्रारंभिक 2016 के अंदर, अरे पटवारियों अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन फंसेगा। तो पटवारी 2016 के अंदर आया हुआ है कि चिरवा शिलालेख के बारे में सही जानकारी कौन सा देता है। तो देखते हैं, 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है चिरवा लेख, सही बात है। रतन प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये बात भी सही है। इसके शिल्पी देहलन थे, ये बात भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये बात गलत है। यह अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का जो उल्लेख है वो किसके, चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज राजसो में यह बात मिलती है कि अग्निकुंड से उत्पन्न है वो राजपूतों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें जो जानकारी मिलती है किसमें, चिरवा लेख में, यह मेवाड़ में गुहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ये बात आप याद रखना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ये बात याद रखना दोस्तों। यह चिरवा गांव के अंदर ही है, उदयपुर के अंदर चिरवा शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, चिरवा का शिलालेख उदयपुर के चिरवा गांव के मंदिर की बाह्य दीवार पर स्थित है। इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों जतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभ सूरी ने इस लेख की रचना की थी। तो ये बात भी आप है वो याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण क्या कहा गया? तो ये बिजोलिया के शिलालेख में कहा गया दोस्तों। किस में कहा गया? बिजोलिया के शिलालेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया। अब बिजोलिया शिलालेख, इसके लेखक कौन थे? गुणभद्र थे। कौन थे दोस्तों? गुणभद्र है वो इसके लेखक थे दोस्तों। इसकी जो बात करें तो 1170 में यह लिखा गया था दोस्तों। यह जानकारी चौहानों की देता है, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण इसमें कहा गया। ठीक है दोस्तों, यह बिजोलिया शिलालेख की में अच्छे से बात करें तो इसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये है बिजोलिया का लेख भीलवाड़ा, जो 1170 में यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अजमेर व सांबर के चौहानवंशी शासकों की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक के समय पार्श्वनाथ के मंदिर में एक कुंड का निर्माण करती है। तो ये बात आपको इतनी सी समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे हम बात करें तो अगर बिजोलिया को उपरमाल भी कहा जाता था, लेकिन इस लेख में बिजोलिया को उत्तमाद्रि कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? उत्तमाद्रि कहा गया। ये बात भी आप याद रखना, उत्तमाद्रि क्या कहा गया? उत्तमाद्रि कहा गया। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो यह संस्कृत में लिखित है, जिसके 13 पद हैं। कितने? 13 पदों में संस्कृत में यह लिखित है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जालौर का नाम जबालीपुर मिलता है, ये बात भी आप याद रखना। जालौर का नाम जबालीपुर मिलता है, सांबर का नाम है वो शाकंभरी मिलता है, और भीनमाल का नाम है वो श्रीमाल मिलता है। ठीक है, और बिजोलिया का जो वास्तविक नाम है वो टोड के अनुसार क्या है? विज्यावली है। टोड के अनुसार बिजोलिया का नाम है वो क्या है? विज्यावली है। तो ये बात भी आप है वो याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युक्त अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें 3 हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन हैं ये हमारे किससे संबंधित थे? पुरातात्विक स्रोत और शिलालेख एवं सिक्के से, जो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से मैंने आपको समझा दिया शिलालेखों के बारे में, और आप इनको समझ में आया होगा और आपको याद हुआ होगा। और आप है, मैं चाहता हूँ कि आप नोटबुक में अच्छे से इनको नोट भी किया होगा। तो ये
आपके लिए मैं 25 वर्षों का एक मेरा जो सीरीज़ चल रहा है, 25 वर्षों का संग्रह मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाने की। और आप भी, मैं आपसे भी यही आशा चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। तो सफलता अगर पानी है तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा, अनुशासन में रहकर करना पड़ेगा और अपनी इच्छा शक्ति से करना पड़ेगा दोस्तों। अपने माता पिता का सपना पूरा करना पड़ेगा। माँ के सपने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे दोस्तों। तो आप मेहनत है वो निरंतर करते रहिए और यह सीरीज़ चलती रहेगी दोस्तों। आप इसको नियमित है वो रोज़ शाम 7 बजे देखना न भूलें। आप यह एग्ज़ाम से पहले अगर सीरीज़ देख लोगे तो राजस्थान के इतिहास से को है आप अच्छे से कवर कर लोगे दोस्तों। यह राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल सीरीज़ रहने वाली है दोस्तों। तो आज को क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।